Hello students, welcome back to KD classes. So as we have done our first book समकालीन विश्व में राजनीति, मैं उस कंप्लीट बुक को कवर करा चुकी हूँ. उस बुक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने एक वन शॉट वीडियो में कवर किया है. सो अगर आपको वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज चेक आउट दैट. सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सेकेंड बुक क्लास 12th राजनीति विज्ञान की सेकेंड बुक जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति. तो आज हम इस बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को कवर करेंगे. ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. सो अगर आप वीडियो को पसंद करें और आपको वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी भी हेल्पफुल लगे, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. सो अब हम जरा पहले अपना सिलेबस एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे इस बुक के कौन कौन से लेसन है जो कि आ रहे हैं. सो भाग 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति के ये चैप्टर्स हैं जो कि आ रहे हैं. फर्स्ट है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति नए बदलाव. तो इन सभी चैप्टर्स को हम कवर करेंगे वन बाय वन. सो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को. सो फर्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें क्या थी. तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग था ही क्या. तो राज्य तो आप सभी जानते होंगे कि राज्य से क्या मतलब होता है. नेक्स्ट है पुनर्गठन. पुनर्गठन का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से गठित करना या फिर बनाना. और आयोग यानी कि कोई भी संस्था या फिर संगठन. यानी कि स्वतंत्रता के बाद जब हमें 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद जो हमारे सामने एक जो मेन प्रॉब्लम थी राज्य पुनर्गठन करने की, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसी आयोग की स्थापना की थी. तो भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत सरकार ने अंग्रेजी राज के दिनों के राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की थी. यानी कि हम 1947 में हम आजाद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे तो उस टाइम पर जो हमारा इंडिया था वो 11 स्टेट्स में डिवाइडेड था. लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए थे और हमें आजादी मिल गई थी तो उसके बाद हमारी जो भारतीय सरकार थी उन्होंने ऐसा सोचा कि अब हम इन राज्यों को दोबारा से पुनर्गठित करते हैं, इनकी दोबारा से बाउंड्रीज बनाते हैं, वो भी किसके आधार पर, भाषा के आधार पर. उन्होंने भाषा को अपना आधार बनाया कि हम भाषा के आधार पर अब अपने राज्यों को पुनर्गठित करेंगे और नए राज्यों का निर्माण करेंगे. तो ये जो काम उन्होंने राज्य पुनर्गठन का जो काम था उन्होंने किस आयोग को सौंपा, उन्होंने सौंपा था राज्य पुनर्गठन आयोग को. इसी कारण से इस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी. और कब की गई थी, 1953 में की गई थी. एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन. अब सिफारिशें पढ़ते हैं हम कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी. पहला, त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया गया. यानी कि जो पहले चला हुआ आ रहा था कि जो राज्य होगा वो 3 स्तरों पर होगा, अब इन्होंने क्या कर दिया था कि हम इसको क्या करते हैं, अब हम इस चीज को समाप्त कर देते हैं. यानी कि त्रिस्तरीय 3 स्तरों की राज्य प्रणाली को इन्होंने समाप्त कर दिया था. सेकंड चीज, राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर किया जाएगा. अब इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी थी कि हम जो नए राज्यों का जो सीमा निर्धारण हम करेंगे वो किसके आधार पर करेंगे, भाषा के आधार पर. सपोज एक कोई एरिया है जहां पर कोई सेम लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा लोग रहते हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, तो ऐसे में क्या कर देंगे, वो उस एरिया को उसी लैंग्वेज के बेसिस पर उन्हीं लैंग्वेज वाले लोगों का जो राज्य है उसे डिक्लेयर कर देंगे. आई होप आप सबको समझ आया होगा. नेक्स्ट है रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के मूल, एक सेकेंड, मूल आधार क्या थे, इस कार्य में किसने
भूमिका निभाई। यानी कि रजवाड़ों, अब रजवाड़े क्या होते हैं? रजवाड़े बेसिकली वो आप क्षेत्र समझ लीजिए जिन पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर, यानी कि जब लगभग 200 सालों तक हम पर अंग्रेजों ने राज किया था, तो उस टाइम पर भी राजा महाराजा तो हुआ ही करते थे। तो राजा महाराजाओं को ब्रिटिशर्स ने खत्म नहीं किया था, लेकिन उनको उनका राजपाट दे रखा था, लेकिन इनडायरेक्टली वो राजाओं को भी कंट्रोल कर रहे थे, उन्हें भी अपने काबू में, उन्हें प्रेशराइज कर रहे थे। तो रजवाड़े क्या थे? रजवाड़े एक ऐसी जगह समझ लीजिए जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी थोड़ी बहुत स्वायत्तता या फिर स्वतंत्रता उन्हें मिली हुई थी। तो रजवाड़े जब तक ब्रिटिशर्स थे तब तक तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे, लेकिन जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद इन रजवाड़ों का क्या किया जाए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जाते जाते इन रजवाड़ों को ऐसा कहकर गए थे, इनके लिए ऐसा कानून पास करके गए थे कि रजवाड़ों की, इनकी खुद की स्वतंत्रता है इनके पास, कि अगर ये चाहे तो भारत में शामिल हो सकते हैं और यदि ये चाहे तो ये पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं। इट्स टोटली अप टू देम कि रजवाड़े खुद क्या करना चाहते हैं। तो ऐसे में कई रजवाड़े अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, कई चाहते थे कि हम भारतीय संघ में शामिल हो जाए, कई चाहते थे कि हम पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए उस टाइम पर इतने सारे रजवाड़े हुआ करते थे, इतने सारे ऐसे क्षेत्र थे जो कि अपने आप को या तो स्वतंत्र रखना चाहते थे या फिर पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे। तो अगर ऐसा उस टाइम पर हो जाता तो आज के प्रेजेंट टाइम में भारत के कितने ज्यादा टुकड़े हो चुके होते, और जिस तरीके का हम भारत आज के टाइम पर देखते हैं वैसा भारत हमें देखने को नहीं मिलता। तो उस टाइम पर भी यही समझ दिखाई थी किसी इंसान ने, उनका हम अभी आगे जिक्र करेंगे। तो यानी कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के मूल आधार क्या थे, किन आधारों पर उन्हें शामिल किया गया था भारतीय संघ के अंदर, और ये जो काम था रजवाड़ों को शामिल करने का, इस पूरे काम में, इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाई, ये क्वेश्चन ये कहता है हमसे। तो अब स्टार्ट करते हैं। रजवाड़ों के निवासी भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे, यानी कि पहला तो हमने उन रजवाड़ों को शामिल किया भारतीय संघ में जो कि खुद, यानी कि वहां के निवासी खुद चाहते थे कि हम भारतीय संघ में शामिल हो जाए, यानी कि जबरदस्ती नहीं की भारत ने कभी भी। उन्होंने, जो रजवाड़ों के निवासी चाहते थे कि हम भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, उन्होंने उन्हें अपने संघ में शामिल कर लिया। सेकंड, भारत सरकार का दृष्टिकोण लचीला था, यानी कि इतने कठोर यहाँ पर ना तो उस टाइम पर कानून हुआ करते थे कि भाई बिल्कुल ही आपने गलती कर दिया आपका सर ही हटा दिया जाएगा, आपको फांसी दे दी जाएगी, छोटे छोटे चीजों पर ऐसा कुछ नहीं होता। वह कुछ क्षेत्रों को थोड़ी स्वायत्तता देने को भी राजी थी, ऐसा उसने तब भी बोला था भारत सरकार ने कि यदि जो भी स्टेट हो गया या फिर जो रजवाड़े हो गए वो भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाए, क्योंकि वो राज्य नहीं है, वो रजवाड़े हैं, और अगर वो चाहते हैं कि वो एज अ स्टेट तभी रहेंगे जब उन्हें कुछ स्वायत्तता दी जाए, कुछ उन्हें प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है, वो तभी रहेंगे। तो भारतीय सरकार ने ये भी उन्हें कह दिया था कि यदि आप उस चीज से हमारे संघ में शामिल हो सकते हैं तो हम आपको वो चीज भी देने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि भारत सरकार का जो दृष्टिकोण है वो लचीला था, यानी कि ठीक ठाक था, इतना कठोर नहीं था कि नहीं भाई हम तो तुम्हें क्यों दें, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। और ऐसा जो इसी स्वायत्तता देने वाला जो सीन है ये आपने कश्मीर के केस में सुना होगा कि कश्मीर को भारत सरकार ने काफी ज्यादा स्वायत्तता दे रखी थी, जैसे कि हम वहां पर, यानी कि बाकी स्टेट के लोग वहां पर जाकर जमीनें नहीं खरीद सकते थे, सिर्फ वहां पर जाकर टेम्पररी रह सकते थे, लेकिन जमीनें नहीं खरीद सकते, उनका खुद का अपना संविधान, उनका खुद का अपना झंडा है ना, कितनी ज्यादा स्वायत्तता, क्योंकि बाकी तो किसी राज्य को ऐसा नहीं दे रखा। थर्ड है, राष्ट्र विभाजन की पृष्ठभूमि में राष्ट्र की अखंडता तथा उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के एकीकरण का सवाल सबसे अहम था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतने सारे रजवाड़े सभी अपने आप को ये बोलने लगे कि हम सभी या तो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं या फिर हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो ऐसे तो पता नहीं भारत के कितने टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे पाकिस्तान बने फिर रहे होंगे फिर तो सारे भारत में, ठीक है। यानी कि उस टाइम पर राष्ट्र की अखंडता ही सबसे बड़ा क्या था, उसका एकीकरण करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सरदार पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अभी हम बोल रहे थे ना कि ऐसे कौन से इंसान थे या फिर कौन वह व्यक्ति था जिसने की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी,
इन रजवाड़ों के विलय में कहेंगे, क्योंकि इनसे विलय पत्र पर साइन कराए गए थे। विलय पत्र क्या होता था? बेसिकली ये एक एग्रीमेंट समझ लीजिए आप, कि जिस पर साइन करवाए जाते थे इन रजवाड़ों से कि हाँ भाई अब आप बिल्कुल ये प्रूफ हो चुका है कि आप अब भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी अपनी खुद की इच्छा से। हमने आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं किया, आपकी खुद की इच्छा है कि जो आप भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। और हाँ, आप आ तो अपनी मर्जी से रहे हैं, लेकिन आप बाद में इन फ्यूचर कभी भी अपनी मर्जी से जा नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना भी आए तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, या फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे? एकता और अखंडता स्थापित करना। यानी कि जब रातों रात ये बोल दिया गया कि जो पूरा एक भारत देश है वो 2 देशों में बट गया है, एक है पाकिस्तान और एक है भारत। तो ऐसे में उस टाइम की जो जनता थी उनके लिए बहुत ही ज्यादा ये शॉकिंग था कि अब ये रातों रात कैसे हो गया, क्योंकि अब जो लोग इतने लंबे सालों से, जिनके पूर्वज वगैरह तक एक ही जगह पर रह रहे थे, जहां पर उनका घर है, सब कुछ जमीनें संपदा सब वहीं पर है, वो अचानक से किसी भी एक ऐसे एरिया को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ठीक है, अब लेकिन उन्हें ये सब करना तो पड़ रहा था, क्योंकि और ये सब भी वो सिर्फ अपनी मर्जी से कर रहे थे। किसी को भी उस टाइम पर भी ये बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला गया था कि आप हाँ जी आप इंडिया में रहिए या फिर आप पाकिस्तान में जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। जिसका मन था वो इंडिया में रह रहा था, जिसका मन था वो पाकिस्तान जा रहा था। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन हुई तो उसके बाद उस समय पर भारत के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम आई थी? यानी कि जनता तो फेस कर ही रही थी, लेकिन जो भारत सरकार है, जो नेता थे, उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होगी ना, क्योंकि अब वो सरकार है तो अपने देश को बनाए रखने का, उसकी अखंडता का ध्यान रखना भी तो सरकार का ही काम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही थी कि एकता और अखंडता स्थापित करना, कि भाई पहले तो इन्होंने भारत पाकिस्तान का सीन कर दिया, फिर रजवाड़े भी अपना अलग ही खड़े हो रहे थे कि हमें भी स्वतंत्र रहना है या फिर पाकिस्तान में जाना है। तो आप ये सोचिए कि एक ही टाइम पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी। तो सबसे पहले ही ये हो गया भाई कि एकता का ध्यान रखना, अखंडता का ध्यान रखना, कि जो देश है हमारा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर ना रह जाए, है ना, क्योंकि फिर वो देश ही नहीं कहलाएगा। हर जगह अगर छोटे छोटे अपने खुद के देश इसके पूरे इंडिया में अगर आ जाते तो फिर वो देश ही कैसा कहलाता? ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम ये थी। दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना, यानी कि अभी तक ब्रिटिशर्स ने 200 सालों तक राज किया था, उससे पहले राजा महाराजा राज कर रहे थे। राजा महाराजाओं ने खैर ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी अपना रूल दिखाया है थोड़ा बहुत, लेकिन अब जब हमें पूर्णतः स्वतंत्रता मिल चुकी है तो अब सबसे मेन जो चीज है वो क्या थी? अब वो था लोकतंत्र की स्थापना करना, कि अब तक जिसका जो शोषण होना था वो हो चुका, अब हम अपनी जनता को इतना एलिजिबल बनाएंगे, इतना एजुकेटेड बनाएंगे, इतना इन्हें अवेयर कर देंगे हर चीज से, इतने सारे राइट्स दे देंगे कि फिर कोई भी इन फ्यूचर इनका शोषण ना कर पाए। तो इसीलिए लोकतंत्र की स्थापना करना तो जरूरी था ही। तो ये भी इनके लिए एक प्रॉब्लम थी कि हम अभी ये अखंडता को ध्यान में रखें, जनता जो कि इतनी गरीब है, जिसका इतना शोषण हुआ है, उनके विकास का ध्यान दें, या फिर हम भाई लोकतंत्र की स्थापना करें, क्योंकि अब सब कुछ बिल्कुल स्टार्टअप था एक तरीके से उनके लिए स्वतंत्रता के बाद। सब कुछ एकदम स्टार्ट करना और स्टार्टिंग में ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये बड़ा क्रिटिकल तो होता ही था। अब नेक्स्ट है समानता पर आधारित विकास, यानी कि अब तक सब कुछ असमान चल रहा था, लेकिन अब इन्होंने ठान लिया था कि सब कुछ जो भी हम करेंगे वो क्या होगा? समानता पर आधारित। अब कोई अमीर को, कोई जैसे कि जो पहले कुलीनों को दिए गए थे, स्पेशल राइट्स दिए गए थे नोबिलिटीज को, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो होगा समानता पर होगा, बल्कि जिन लोगों का इतने सालों तक शोषण होता आया है, जैसे कि एससी एसटी ओबीसी हम सुनते हैं आज भी, है ना, उनका स्टार्टिंग से जो बहुत ही ज्यादा शोषण होता आया, उन्हें बेचारों को पढ़ने नहीं दिया जाता था या फिर स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, जो भी बात हो, लेकिन अब उनको स्पेशल राइट्स दिए गए थे। ठीक है, कि हाँ भाई इनका इतने सालों तक ये विकास नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि जो अमीर लोग थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वो इन पर अपना दबदबा बनाकर रखते थे। तो अब उन्हें थोड़ी स्वायत्तता देना तो बनता ही है, ताकि वो भी कुलीनों के बराबर अपने आप को रख सके। तो और बाकी सारी चीजों तो समान करनी ही थी अब, की पूरी सब कुछ जो भी होगा वो समानता के आधार पर होगा, जो पूरा विकास हम करेंगे।
क्योंकि अब देखिए, आप चौथा पॉइंट इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि आर्थिक विकास करना, कि इतना, जिस भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, फिर 200 साल तक अंग्रेजों ने उस पर राज करा, तो उसकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता कर दी थी कि फिर वो अपनी अर्थव्यवस्था को ही अपनी प्रायोरिटी बनाने लगा था। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होता है किसी भी देश के लिए विकास करने के लिए, कि हम सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वि राष्ट्र सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये द्वि राष्ट्र सिद्धांत जो है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये दिया किसने था। द्वि राष्ट्र सिद्धांत जो है वो मुस्लिम लीग ने दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है। अब जैसे कि ऐसा उन लोगों को लगता था, जो मुस्लिम लोग थे स्वतंत्रता से पहले, उनको ऐसा लगता था कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो कि सबसे पुरानी पार्टी है, वो केवल और केवल हिंदुओं की ही पार्टी बनकर रह जाएगी, और स्वतंत्रता मिलने के बाद मुसलमान, जो कि अल्पसंख्यक है हिंदू के कंपैरिजन में, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगी और एक तरीके से उनका शोषण ही होगा। उन्हें उस टाइम पर इस चीज का डर था। तो इस चक्कर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1906 में अपनी खुद की ही एक पार्टी बना ली जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जिसमें वो मुसलमान वगैरह जो लोग थे वो अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करते थे। और उसी मुस्लिम लीग ने क्या करा था, द्वि राष्ट्र सिद्धांत दिया था। अब आप जानिए कि द्वि राष्ट्र सिद्धांत के अंदर एग्जैक्टली कहा क्या गया है। तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार दो राष्ट्रों का निर्माण, द्वि मतलब होता है दो, राष्ट्र तो आप जानते ही हैं देश, ठीक है, कंट्री। तो द्वि राष्ट्र सिद्धांत के अनुसार उनका कहना था कि दो राष्ट्रों का निर्माण भारत विभाजन के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि वो चाहते थे कि जो मुसलमान है, जिनको अपने शोषण का डर है कि कहीं हिंदू जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, वो उनका शोषण ना करे, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, तो उसी पल हम क्या करेंगे, भारत देश का विभाजन कर देंगे दो देशों के बीच में, या फिर दो राष्ट्रों के बीच में। एक हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि मुसलमानों के लिए होगा, मुस्लिमों के लिए होगा, और दूसरा हो जाएगा भारत, जो कि हिंदुओं के लिए होगा। ठीक है। ऐसा इन्होंने द्वि राष्ट्र सिद्धांत में कहा था कि भाई हम तो चाहते हैं अब हमारे लिए अलग से क्या बना दिया जाए, राष्ट्र बना दिया जाए। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान एक नए राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, ऐसा इनको लगता था। और ऐसा उन्होंने फिर करवाया भी, है ना। आज के टाइम पे पाकिस्तान बन चुका है, जब भी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका का वर्णन कीजिए। विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बनता भी है एग्जाम के अंदर, कि जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है किसी भी देश में, वहां पर केवल एक ही पार्टी क्यों नहीं होती। एक पार्टी जो अच्छी है, हमें हम उसे भी तो रख सकते हैं ना हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं रखा जाता। वहां पर हमेशा इतने सारे विपक्ष क्यों खड़े हो जाते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही। तो हमें यही पढ़ना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है, कि एक पार्टी का अपोजिशन होने क्यों जरूरी है, केवल एक ही पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती इलेक्शन के अंदर। तो सबसे पहला इसका मेन रीजन है कि जो विपक्ष सरकार है, विपक्ष सरकार की नीतियों की आलोचना करता है। अब देखिए, यदि अगर मैं अपनी बात करूं, तो क्या मुझे अपनी चीजों में गलतियां दिखाई देंगी, नहीं देगी। बड़ी ऑब्वियसली सी बात है कि मुझे तो भाई, हम तो एकदम ऐसे होते हैं ना कि हमें तो अपनी सारी चीजें अच्छी लगती हैं, भले ही वो चीज गलत भी हो, लेकिन हमें अपनी सारी चीजें अच्छी ही लगती हैं। तो यदि अगर हमारे लोकतंत्र में, हमारे देश में एक ही सरकार हो, तो क्या वो अपनी गलतियां बताएगी। वो तो अपनी गलती पर पर्दा ही डालती रह जाएगी, बस अपनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगी, या फिर अपनी गलत बातों को भी सही कन्वे करके हमारे सामने रख देगी। लेकिन ऐसे में ही, ऐसी सिचुएशन में ही जो अच्छा काम करता है वो कौन करता है, विपक्ष सरकार या फिर विपक्ष। इसका ना बेसिकली इसका तो काम ही ये होता है कि जो सरकार अभी रूलिंग जो पार्टी है, उसके बिल्कुल जो होता है ना एकदम, कि बस ये एक गलती कर दे और हम इसके इसी गलती को सारे न्यूज चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखा दे। क्योंकि विपक्ष यही तो चाहता है कि बस इस वाली सरकार का पत्ता कट जाए और नेक्स्ट ईयर या फिर अगले 5 साल बाद जो भी है, हम क्या बन जाए, सरकार बना ले। तो विपक्ष क्या करता है, वो हमेशा सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, और सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो क्या बोलते हैं कानून है, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये हमें दिखाता है। नेक्स्ट है सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। ये भी है
कि सरकार कहीं भाई निरंकुश ना हो जाए। निरंकुश का मतलब होता है जिस पर कोई अंकुश ही ना लगा हो या फिर जिस पर कोई रोक टोक ही ना हो, यानी कि एकदम अल्टीमेट पावर। अगर ऐसा सरकार के साथ कर दिया जाए कि सरकार को अल्टीमेट पावर दे दी जाए, तो सरकार क्या करेगी? सरकार अपनी जनता का फिर सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, ऑब्वियसली सी बात है। सरकार को फिर पड़ी ही क्या होगी कि जनता चाहे कुछ भी करे, वो सोचेगी ही नहीं फिर जनता के बारे में। लेकिन जो सरकार के जो शक्तियों पर अंकुश लगाता है, सरकार को हर पल जो टोकता रहता है, वो कौन होता है? विपक्ष होता है। ठीक है, इसलिए सरकार कुछ भी गलत करने से पहले अपने विपक्ष के बारे में सोच लेती है कि भाई अगर मैंने कुछ भी गलत करा, तो जनता तो वैसे भी इतनी करोड़ों जनसंख्या होती है किसी भी राष्ट्र के अंदर, तो जनता को तो वैसे भी कुछ नहीं पता लगेगा कि सरकार कब क्या कर जाएगी। लेकिन जो विपक्ष होते हैं वो अपने बिल्कुल जासूस इनके पीछे ही छोड़े रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनता को विकल्प देता है। अब अगर मान लीजिए कि चुनाव के अंदर एक ही पार्टी खड़ी हो, एक ही नेता खड़ा हो, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या होगा? फिर वोट डालना तो जैसे कि एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा कि भाई चाहे वोट डलवाओ चाहे मत डलवाओ, बात तो एक है, क्योंकि जब वोट जाना ही किसी एक इंसान को है तो उससे फर्क ही क्या पड़ेगा। लेकिन जो विपक्ष होता है वो क्या करता है? जनता को विकल्प देता है कि भाई ये सारी चॉइसेस आपके पास है इस इलेक्शन में, आप चाहो तो इन सब में से किसी को भी जिता सकते हो और सरकार इसकी बनवा सकते हो। लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जो ये पक्ष और विपक्ष की जो तनातनी चलती रहती है ना, इसी के चलते जो हमारा लोकतंत्र है वो क्या रहता है? मजबूत रहता है। क्यों? क्योंकि सरकार कंट्रोल में रहती है। अगर सरकार कंट्रोल में है, सब कुछ लोगों के हिसाब से हो रहा है, तभी तो वो लोकतंत्र कहला रहा है, वरना तो तानाशाह कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण व परिणाम लिखे। यानी कि हमने भारत विभाजन के बारे में अभी हमने एक इंट्रो पढ़ा था, अब हमें ये बताना है कि भारत का विभाजन जो हुआ, जो कि एक बहुत ही दुखद घटना मानी जाती है इतिहास की, वो भारत का विभाजन हुआ किन कारणों की वजह से था? ऐसे कौन से फैक्टर्स रहे थे जिसकी वजह से भारत का भाई दो टुकड़ों में विभाजन ही हो गया, दो देश ही बना दिए गए इसके अंदर से, वो भी रातों रात। और जब ये विभाजन किया गया तो उसके परिणाम क्या सिद्ध हुए, हमें ये भी जानना है। तो पहले इनके कारण देखते हैं। ब्रिटिश सरकार की फूट डालो राज करो नीति। अब ये क्या थी? अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो पहले बोल चुकी थी कि हम जो है भाई 1947 में इस साल यहाँ से चले जाएंगे। तो अब आप लोग अपना संविधान वगैरह जो बनाना है, जो भी आपको पहले डिस्कस करना है वो कर लीजिए। और तो और वो ये भी क्या कर गए थे मुस्लिम लीग वगैरह को कि भाई आप चाहो तो वो आपकी मर्जी है, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, आप चाहो तो आप इंडिया में रहो, आप चाहो तो आप अपना अलग से देश बना लो। अब यही बात फिर मुस्लिम लीग जो है वो अपने दिमाग में लेकर बैठ गया और फिर इसी चक्कर में उसने क्या कर दिया? द्विराष्ट्र सिद्धांत दे दिया। और आज के टाइम पर फिर भारत पाकिस्तान दो अलग देश बन चुके हैं। और इसके साथ साथ इसके अलावा भी ब्रिटिश सरकार ने कई कदमों पर ऐसे चीजें की हैं जिससे ऐसा हुआ है कि जो हिंदू है और जो मुस्लिम है उनके बीच में उन्होंने फूट बोलते हैं ना, डालना, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना, ऐसा करते हुए उन्हें कई बार देखा गया है। कई उनकी ऐसी नीतियां रही हैं जो फूट डालो राज करो की लगती थी कि भाई इनके बीच में तो फूट डालते रहो और ये फिर आपस में सुलझाते रहेंगे और हमारा काम चलता रहेगा, हम इन पे राज करते रहेंगे। ठीक है, तो अब इनके बीच में धीरे धीरे करके जो विवाद हो रहा था उसने इतना बड़ा रूप ले लिया 1947 में आकर कि एक राष्ट्र को दो राष्ट्रों में बांट दिया। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना। ये भी आपको बता चुकी कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्यों? क्योंकि जो हिंदू और मुस्लिम पहले बिल्कुल भाइयों की तरह साथ में रहा करते थे, अब ब्रिटिशर्स की इन फूट डालो राज करो की नीतियों के चलते अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ही मानो दुश्मन से बनने लगे थे धीरे धीरे। ठीक है, और इसी के चलते उनको लगा कि भाई हिंदुओं की पार्टी है ये तो कांग्रेस, ये तो हमारा कुछ काम करेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी खुद की एक अपनी पार्टी बना लेते हैं मुस्लिम लीग, जहां पर हमारे खुद के ही रिप्रेजेंटेटिव्स जाएंगे। थर्ड है पाकिस्तान निर्माण की मांग। अब जब मुस्लिम लीग बन चुकी थी उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि हिंदू हिंदू है, मुस्लिम मुस्लिम है, दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो उन्होंने फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत भी दे दिया था। और किसकी मांग करी थी? पाकिस्तान की, कि अब हम क्या करेंगे, हम अल्पसंख्यक है, हिंदू तो मुस्लिम, हिंदू जो है वो बहुसंख्यक है,
ये तो हमारी भाई सुनेंगे ही नहीं। अभी अंग्रेज आप लोग हो तो ये हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, जब आप लोग चले जाओगे तो ये हमारी सुनेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। तो उन्होंने क्या करा, तो फिर ब्रिटिशर्स ने बोला भाई अगर ऐसा है तो अपनी अलग से बना लो फिर अपना राष्ट्र। तो इन्होंने क्या कर दिया, पाकिस्तान निर्माण की मांग कर दी। और तात्कालिक कारण बताया ना, जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे ऐसे रीजंस होते थे कि भाई आज ऐसा करते थे ब्रिटिशर्स की कोई भी ऐसी नीति निकाल देते थे जो कि हिंदुओं के हित में होती थी, तो मुस्लिम उनसे थोड़े चिढ़ जाते थे कि हिंदुओं के लिए ऐसा क्यों करा। और मुसलमानों के लिए ऐसी कोई नीति निकाल देती थी तो हिंदुओं को लगता था कि यार ये ऐसा तो बस मुसलमानों को ही क्यों ऐसा मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। और धीरे धीरे करके जो इनके बीच में जो तनातनी थी ना, जो तात्कालिक कारण बन गई किसका, भारत विभाजन का। अब ये तो थे कारण, अब आते हैं परिणाम, कि परिणाम क्या साबित हुए जब भारत विभाजन हो गया था। तो जनसंख्या का स्थानांतरण हो गया था। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। अब जब भारत विभाजन हो चुका था, रातों रात भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बन चुके थे, तो लोगों के लिए अचानक ऐलान कर दिया गया कि भाई जो भी चाहता है ना वो पाकिस्तान चला जाए और जो चाहता है वो हिंदुस्तान में ही रह जाए। तो रातों रात लोगों को क्या करना पड़ा था, अपने इतने सालों पुराने घर बार छोड़ के, जमीनें छोड़ के, खेत छोड़ के, अपने जितने भी चीजें थी उन सभी को छोड़कर क्या करना पड़ा था, एक जगह से यानी कि एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में शिफ्ट होना पड़ गया था। दूसरा है दोनों ओर के अल्पसंख्यकों की समस्या, क्योंकि अब ये सब जो हो रहा था वो अल्पसंख्यकों के लिए ही तो हो रहा था एक तरीके से। उनको ये लगता था कि भाई हिंदू अल्पसंख्यक हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान सपोज बन गए, 15 अगस्त है रात के और 12 बज चुके हैं। अब क्या बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। अब हिंदुस्तान यानी कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक कौन है, पाकिस्तान सॉरी मुस्लिम लोग हैं। तो मुस्लिम लोगों को यहाँ से वहां जाना पड़ा, बहुसंख्यकों को तो कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, यानी क्योंकि हिंदू तो यहीं के यहीं रह गए ना, वो तो पाकिस्तान गए नहीं। और अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ऐसे ही नहीं बना दिया गया था, पाकिस्तान भी एक बड़ा ही सोच समझकर उसी एरिया को क्यों डिसाइड किया गया, डिक्लेयर किया गया कि वो पाकिस्तान है, क्योंकि वो ऐसी जगह थी जहां पर जो मुस्लिम लोग हैं वो बहुसंख्यक थे, यानी कि उस एरिया में मुस्लिम लोग ज्यादा रहा करते थे। तो ज्यादा लोगों को स्थानांतरण की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए फिर उसी जगह को क्या डिक्लेयर कर दिया, पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान जब बन गया तो पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है कि वहां पर सारे मुस्लिम रहते होंगे, थोड़े बहुत तो अल्पसंख्यक हिंदू भी रहते होंगे ना। तो अल्पसंख्यक हिंदुओं को वहां से इंडिया आना पड़ा और अल्पसंख्यक मुस्लिमों को इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा, यानी कि सारी प्रॉब्लम फेस किसको करनी पड़ी, अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट है औरतों और बच्चों का शोषण। अब ये भी है कि भाई उस टाइम पर जब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा रहा था तो उस टाइम पर औरतों के साथ और बच्चों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया गया था, उनका शोषण किया गया था, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक तरीके से ये दिखाना चाहते थे कि भाई हमारी पावर है। वो उस टाइम पर तो दोनों ही जो मुल्क आप समझ लीजिए या दोनों जो रीजन्स है वो एक दूसरे के इतने ज्यादा दुश्मन बन चुके थे एक तरीके से कि बस भाई अब तो मार काटी करनी है। उस टाइम पर रेलों के अंदर जो लोग भरकर इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे, रेलों में भी लोगों को मार दिया गया, लाशों से भरी हुई रेलें एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। तो ये कारण और परिणाम थे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पश्चात चुनाव आयोग के समक्ष क्या चुनौतियां आई थी, यानी कि जब स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद सरकार तो बनानी है, क्योंकि अब तक तो अंतरिम सरकार चल रही थी। अब क्या बनानी है, हमें अब अपनी एक रियल सरकार बनानी है। तो अब उसके लिए चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे, और चुनाव करवाता कौन है, उसके लिए बनाया गया था चुनाव आयोग। अब चुनाव आयोग के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जो कि देखते हैं कि क्या थी। पहला था स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, यानी कि अब ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई इतनी घपलेबाजी ऑलरेडी ये क्या नाम है ब्रिटिशर्स वगैरह हमारे साथ कर चुके हैं। तो अब जब अपने खुद के देश में है अब और अपने खुद के देश के लिए चुनाव करा रहे हैं, तो अब पूरी कोशिश की जाएगी कि स्वतंत्रता पूर्वक और निष्पक्षता यानी कि बिना भेदभाव के चुनाव कराए जाए। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन, अब जो चुनाव कराए जाएंगे ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में ही लो जी हम एक ही बार में चुनाव करा देते हैं, पूरे देश में सारे लोग एक साथ इकट्ठे आ जाना और वोट डाल देना, ऐसा तो नहीं होगा ना।
क्यों? क्योंकि पहले कुछ छोटे छोटे निर्वाचित क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है पूरे कंप्लीट देश को। तो यानी कि सबसे पहले चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना था कि भाई हम इतने एरिया को एक चुनाव क्षेत्र बना रहे हैं और उतने एरिया को दूसरा चुनाव क्षेत्र बना रहे हैं। ऐसे करके इनके सामने ये भी प्रॉब्लम थी कि इतना बड़ा जो देश है उसमें अब इतने सारे चुनाव क्षेत्रों को बनाया जाएगा। तीसरा है मतदाता सूची बनाना, कि जब आप चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन कर चुके हैं तो उसके बाद आप एक तरीके से सर्वे कराइए कि कितने लोग जो हैं वो 18 प्लस है। उस टाइम पे तो 18 प्लस नहीं होता था, 21 ईयर्स होता था, लेकिन जो भी है उस टाइम पर भाई कि कितने लोग हैं जो कि वयस्क हैं और एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। तो उसकी सूची बनाना, मतदाता सूची बनाना, ठीक है, ताकि पता लग सके कि टोटल कितने वोटर्स हैं, यानी कि टोटल कितने वोट मिलेंगे। अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित करना मतलब कि ट्रेनिंग देना, कि जितने भी ऑफिसर्स होंगे, जितने भी चुनाव कर्मी होंगे, जो चुनाव के टाइम पर भाई उस सेंटर में, उस केंद्र पे, जो भी वो एरिया होगा वहां पर मशीनों के पास काम कर रहे होंगे, उस सेंटर पे काम कर रहे होंगे, ठीक है, यानी कि ऑन वर्क होंगे वहां पर, तो उनको ट्रेनिंग देना कि कैसे पूरा प्रोसेस होगा, कैसे आपको क्या काम करना है, ठीक है, कि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। कम साक्षर कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना। उस टाइम पर इंडिया में ज्यादातर जो लोग थे वो साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो इनके सामने एक ये भी प्रॉब्लम थी कि भाई हम ऐसी कौन सी टेक्निक या फिर हम ऐसा कौन सा, एक तरीके से हम कौन सा ऐसा रास्ता अपनाए, कैसी कौन सी पद्धति अपनाए जिसके चलते जो कम साक्षरता है उसके बावजूद भी हमारे देश में जो चुनाव है वो अच्छी तरीके से संपन्न कराए जा सके। तो भारत ने कौन सी तरीका अपनाया था? भारत ने अपनाया था सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, यानी कि भाई जितनी भी पार्टी चुनाव में खड़ी हो रही है, जिस भी पार्टी को टोटल सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसी को हम क्या, विनर या फिर विजेता घोषित कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव चले, यानी कि अब ये जो चुनाव होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, आम चुनाव, जो कि हर 5 साल में होते हैं। तो सबसे पहले आम चुनाव जो थे वो अक्टूबर 1951 में स्टार्ट हुए थे और फरवरी 1952 तक चले थे, यानी कि इतना लंबा ये प्रोसेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या थे? यानी कि जब पता है फर्स्ट आम चुनाव था, सेकंड था, थर्ड था, यानी कि स्टार्टिंग के काफी टाइम तक जो है वो केवल और केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। प्रभुत्व मतलब केवल कांग्रेस ही जीत रही थी, बार बार वही प्रधानमंत्री, यानी कि इसी के जो नेता थे वही जीत रहे थे, तो एक तरीके से ये प्रभुत्व ही हो गया। तो हमें ये बताना है कि प्रथम जो कुछ आम चुनाव रहे थे, प्रथम जो 3 आम चुनाव रहे थे उसमें कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, क्यों केवल कांग्रेस ही जीत रही थी? प्रथम 3 आम चुनावों में कांग्रेस का यानी कि एक दल का प्रभुत्व रहने के कारण जो कि थे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। अब ये तो भाई सबको पता है कि स्वतंत्रता के समय अब सबसे पुरानी जो पार्टी है हमारे देश की वो कौन है? वो कांग्रेस ही है, जो कि कब बनी थी? 1885 में, ठीक है, 1885 में ये ह्यूम ने बनाई थी, जो कि खुद इंडियन नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या बनाई थी, कांग्रेस पार्टी बनाई थी, जो कि पहले एक राजनीतिक पार्टी नहीं हुआ करती थी, वो पहले एक दल के रूप में बनाई थी। हाँ भाई लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते गए वो क्या बन गए, एक राजनीतिक पार्टी बन गए। अब जितने भी हम फेमस उस टाइम के नेताओं की बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए या फिर महात्मा गांधी देख लीजिए, कुछ भी आप देख लीजिए, वो सभी किस पार्टी से बिलोंग करते थे? वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे और उन सभी ने स्वतंत्रता संग्राम में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ये हम सब जानते हैं। तो अब भाई जब वो इतने नेम फेम था उनका, इतनी फेमस पर्सनालिटी थे, तो अब उनकी पार्टी ना जीते ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। नेक्स्ट है सुसंगठित पार्टी, ये बहुत ही एक वेल प्लान्ड समझ लीजिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड पार्टी आप समझ लीजिए थी, क्योंकि अभी बताया ना कि सबसे पुरानी जो पार्टी थी जो कि 1885 में बनी थी
वो कांग्रेस ही थी। अब वो इतने सालों से चली आ रही है, बहुत ही वो भी अच्छे तरीके से इसे डिजाइन किया गया था, डिजाइन नहीं कहेंगे, ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। सबसे पुराना राजनीतिक दल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, अब पूरे जो देश के लोग हैं वो ऑलरेडी इन्हें जानते हैं, है ना, क्योंकि अब पूरे देश में तो क्या चल रहा था, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो पूरे देश के ही लोग इन्हें जानते हैं कि भाई ये फेमस नेता है, ये फेमस नेता है, और ये इस पार्टी के हैं, तो जाहिर सी बात है हम नेता के चक्कर में उस पार्टी को तो जिताएंगे ही। क्योंकि नेता क्या होता है, वो पार्टी को कोई नहीं जानता होगा इतना, जो नेता होते हैं वो फेस होता है, उस फेस के चलते ही पार्टी कोई भी जीतती है। अब प्रसिद्ध नेता सारे के सारे इसके अंदर थे, ये भी मैंने आपको बता दिया। सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति, ये कभी भी ऐसा नहीं था कि हम अल्पसंख्यक है या फिर हम बहुसंख्यक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये पूरे देश के जितने भी जो लोग थे, जितने भी वर्ग थे, सभी को साथ में लेकर, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको साथ में लेकर चलते थे। प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं व उनके उद्देश्य बताइए। वैसे तो बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग की 6 ही पढ़नी है, इनके बस सन याद कर लीजिएगा। और प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में बनाम यानी कि वर्सेस का भी एक क्वेश्चन बनता है कि कृषि वर्सेस औद्योगिक विकास, जो कि पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में है, इस पर अपने विचार जो है वो प्रकट कीजिए, ठीक है। तो हम जरा एक बार ये देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब तक की थी और इनका उद्देश्य क्या था। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 तक, 5 साल के लिए ही, ठीक है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी, और इनका उद्देश्य था बेसिकली कि जितना भी अब तक नुकसान हुआ है खेती को, उसका विकास करना, उसे रिकवर करना। यानी कि पहली ही पंचवर्षीय योजना में इन्होंने अपना उद्देश्य क्या बना लिया, कृषि विकास। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1956 से 1961 तक चली थी, जिसका उद्देश्य था औद्योगिक विकास करना। कि भाई पहले 5 वर्ष हमने पूरा निवेश करा, ज्यादा सोचा किसके बारे में, कृषि के बारे में। अब कृषि के बारे में सोचते सोचते हम विकसित तो नहीं हो जाएंगे ना, हमें उद्योगों के बारे में, फर्मों के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर इन्होंने क्या करा, औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक रही थी, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, कि ज्यादातर चीजें अपने खुद के देश में प्रोड्यूस की जाए, बाहर से जितना कम हो उतना लें, क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं चाहते थे कि हम किसी दूसरे देश पर निर्भर, जितना कम हो उतना रहे। बिना निर्भर के तो कोई नहीं रह सकता, लेकिन जितना कम हो उतना रहे, अपने आप को मजबूत करें। और बेरोजगारी उन्मूलन, की बेरोजगारी खत्म की जाए, जितने बेरोजगार घूम रहे उन्हें रोजगार दिया जाए। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1969 से 1974 तक चली थी, जिसका मोटिव था उत्पादन वृद्धि, अपने देश में उत्पादन बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, अपने ही देश में सारी चीजों को बनाना, और आर्थिक स्थिरता, ठीक है। आर्थिक स्थिरता यानी कि भाई अपने आप को इतना स्टेबल कर लो कि आपकी अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए कि आपको दूसरे पर डिपेंड ना होना पड़े। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1974 से 1979 तक की थी, और जिसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और निर्धनता दूर करना। निर्धनता मतलब कि गरीबी हटाओ, जितना हो सके अपना भैया खुद इंडिपेंडेंट बनो। छठी जो थी वो थी 1980 से 1985 तक, और जिसका उद्देश्य था ऊर्जा संवहन विकास और कमजोर वर्ग की हित पूर्ति, की यानी कि जो भी कमजोर वर्ग है अब उसके हित के लिए काम करना, उसके हित के लिए सोचना। नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान क्या था। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के बड़े कदम उठाए। अब क्या हुआ था 1944 में, बॉम्बे जो कि मुंबई जिसे बोलते हैं, वहां पर उद्योगपति जितने भी थे उनके एक समूह ने, उद्योगपतियों के एक बड़े समूह ने वहां पर मिलकर एक मीटिंग की, और वहां पर उन्होंने क्या बोला कि नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने के लिए, कि भाई सब कुछ अच्छे से चले, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप कुछ ऐसे उन्होंने स्टेप्स बताए कि आप ऐसा कीजिए जिसमें सरकार औद्योगिक तथा
अन्य आर्थिक क्षेत्रों में निवेश के बड़े कदम उठाए, कि आप औद्योगिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश कीजिए, तभी आप विकसित हो पाएंगे, तभी आपकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और जितने भी आर्थिक क्षेत्र हैं आप उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश कीजिए, तभी आप क्या हो पाएंगे, विकासशील से एक विकसित देश बन पाएंगे, और आपका जो देश है वो बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, विकसित हो पाएगा। ऐसा उन्होंने बोला था। कब बोला था? बॉम्बे प्लान के अंदर। इसी को बोला जाता है बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं? अब जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पर भारत के सामने दो मॉडल थे अर्थव्यवस्था के, एक था समाजवादी मॉडल और दूसरा था पूंजीवादी मॉडल। लेकिन भारत जो था वो किसी भी एक से उतना ज्यादा प्रभावित नहीं था, कि भाई ना तो उसे पूंजीवादी मॉडल पूरी तरीके से ठीक लगता था, ना ही उसे समाजवादी मॉडल पूरी तरीके से ठीक लगता था। उसको पूंजीवादी की भी कुछ बातें बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी और समाजवादी की भी। तो इसने बीच का रास्ता चुना और बीच का मॉडल बनाया, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल। इसमें क्या करा उसने, पूंजीवादी की भी थोड़ी बातें इसके अंदर ऐड कर दी और समाजवादी की भी बातें इसके अंदर कुछ ऐड कर दी, और जिसको मिलाकर उसने अपना ही एक नया मॉडल बनाया, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल, जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों के गुणों का समावेश था। ना तो सब कुछ सार्वजनिक था, ना ही सब कुछ निजी था, दोनों के थोड़े थोड़े गुण लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग क्या था व इसके उद्देश्य बताएं। योजना आयोग की जो स्थापना थी, अब योजना का मतलब क्या होता है? प्लानिंग, ठीक है, जो सरकार की नीतियों के लिए प्लानिंग करे, ऑब्जर्व करे चीजों को। तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को एक प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। योजना आयोग कब बनाया गया था? योजना आयोग बनाया गया था 15 मार्च 1950 को एक प्रस्ताव के द्वारा। 1 जनवरी 2015 से इसका स्थान नीति आयोग ने ले लिया था। सब जानते हैं कि 2015 में जब फिर मोदी सरकार आई थी, यानी कि बीजेपी पार्टी आई थी, तब उन्होंने इस योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? नीति आयोग। कब किया था उन्होंने ऐसा? 1 जनवरी 2015 को। और उससे पहले से क्या बोला जाता था? नीति आयोग को ही बोला जाता था योजना आयोग, ठीक है। और एक तरीके से ये सलाहकारी संस्था होती है, एडवाइजरी होती है, ये एडवाइस देती है कि भाई सरकार को कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ये सिचुएशन है, वो ऑब्जर्व करके अपना डेटा दे देती है और बताती है कि आप ऐसी ऐसी नीतियां या फिर योजनाएं लेकर आइए अपने जन कल्याण के लिए। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। जो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है अब के टाइम पर वो कौन है? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग जो बनाया गया था उसके उद्देश्य क्या थे? देश के संसाधनों का अनुमान लगाना, क्योंकि यही तो रिपोर्ट तैयार करता था, यही तो डेटा तैयार करता था, कि सब चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद कि कितने संसाधन हैं, कितना उनका यूज किया जा रहा है, कितनी उनको सुरक्षा की जरूरत है, ठीक है, कितना उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कहाँ पर कितना रिकवरी की नीड है, ये सब यही डिसाइड करता था। डिसाइड क्या? ऑब्जर्व करके अपनी रिपोर्ट बनाता था। देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना, अगर आप देश का विकास भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं, तो उसके लिए भी यही क्या करता था? योजनाएं एक तरीके से एडवाइस करता था। किसको? सरकार को, कि आप ये योजनाएं बनाइए, तभी आपका देश क्या करेगा? विकास करेगा। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकता का निर्धारण करना, यानी कि जितने भी कार्यक्रम हैं उनके बीच प्राथमिकता का निर्धारण करना, कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है? गरीब हैं या फिर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी है, उसका निर्धारण भी यही करता है। योजना काल के दौरान प्रगति का आकलन करना, कि भाई अब सारी जब चीजें यही ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ डेटा ये कलेक्ट कर रहा है, तो अगर उसके काल में कोई प्रगति हो रही है, कोई विकास अगर आप कर रहे हैं, तो उसका भी तो यही ध्यान रखेगा ना कि कितना विकास करा, कैसे विकास करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गुटनिरपेक्षता नीति का वर्णन कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति का दो ध्रुवों में विभाजन हो चुका था। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही, हम ऑलरेडी फर्स्ट बुक में पढ़ चुके हैं कि जो विश्व है वो दो खेमों में बढ़ चुका था, दो ध्रुवों में बढ़ चुका था, एक सोवियत संघ का और एक अमेरिका का। तो उस टाइम पर जो नव स्वतंत्र देश थे को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। तो उस टाइम पर क्या चल रहा था? एक तरीके से उन्होंने ट्रेंड से ही बना लिया था सोवियत संघ ने और अमेरिका ने, कि भाई हम तो अपने गुट में, इन्होंने अपने अलग अलग गुट बना लिए थे,
और ये ना नए नए जो भी देश थे या फिर जितने भी देश थे उन्हें अपने गुटों में शामिल कर रहे थे, और ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारे साथ ज्यादा देश है, हमारे साथ ज्यादा देशों का सपोर्ट है। ठीक है, तो अब उस टाइम पर जो नव स्वतंत्र देश थे, भारत भी उस टाइम पर नव स्वतंत्र देश था, तभी आजादी मिली थी, तो अब ये लोग क्या कर रहे थे, दोनों ही जो ध्रुव थे, जो दोनों ही खेमे थे, वो इन देशों को अपने पक्ष में शामिल करने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में भारत द्वारा निम्नलिखित कारणों द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया गया। तो भारत ने क्या करा, ना तो इसने सोवियत संघ का ध्रुव यानी कि गुट अपनाया और ना ही अमेरिका का गुट अपनाया। इसने क्या करा, इसने बाकी कुछ देशों के साथ मिलकर अपना ही एक नई नीति का पालन करना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। और गुट निरपेक्षता की नीति क्या कहलाती है, वो कहती है कि ना तो हम अमेरिका के ध्रुव में है और ना ही हम सोवियत संघ के ध्रुव में हैं, बल्कि हम इन दोनों से ही अलग अपना एक ध्रुव बनाते हैं, जिसका नाम है गुट निरपेक्ष। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहा जाता है इसे। तो भारत ने किन कारणों की वजह से गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाया? भारत किसी गुट में शामिल होकर विश्व में अनावश्यक तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने का इच्छुक नहीं था। भारत नहीं चाहता था कि यार मैं भी, अभी तो हम इतनी सारी प्रॉब्लम से आए हैं, अभी 200 सालों तक अंग्रेज हम पे राज करके कितना सारा शोषण करके गए हैं, ठीक है, और अभी हमारे पास खुद के पास कितनी सारी प्रॉब्लम है। अभी हमने एक क्वेश्चन करा ना आगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उसे लोकतंत्र भी स्थापित करना था, अपना आर्थिक विकास भी करना था, ठीक है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, देश को एक अखंडता का भी ध्यान रखना था, और ऐसे में ये और कोई दूसरी अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना चाहता था, अनावश्यक तनाव नहीं लेना चाहता था। तो इसलिए इसने क्या करा, भाई हम इन सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं, हमें इन सब में इन्वॉल्व मत कीजिए। भारत किसी भी एक विचारधारा से प्रभावित नहीं होना चाहता था, क्योंकि देखिए अभी उसने मॉडल भी हमने देखा ना कि उसने ना तो पूंजीवादी मॉडल को अपनाया, ना ही उसने समाजवादी मॉडल को अपनाया, क्योंकि वो किसी भी एक मॉडल से या फिर किसी भी एक विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित नहीं था और किसी एक विचारधारा को खुद पर हावी नहीं करना चाहता था। इसलिए इसने क्या करा, ना तो पूंजीवाद की साइड गया, ना ही समाजवाद की साइड गया, इसने क्या कर लिया, दोनों से ही बीच का रास्ता अपना लिया। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाया। अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए जो भारत है वो उस टाइम पर अमेरिका के गुट में चला जाता तो सोवियत संघ से बुरा बन जाता, और अगर सोवियत संघ के गुट में चला जाता तो अमेरिका से बुरा बन जाता, होता ना ऐसा ही। लेकिन अब ये किसी के भी गुट में नहीं है, तो ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या कर सकता है, अपने मुद्दों को, अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एंड आप, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी समझ आ रही है या फिर अगर आपको मेरे रिलेटेड कुछ भी आपको सजेशन देना हो या फिर आपको वीडियो में कुछ भी कमी लग रही हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं प्लीज, मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। भारत की विदेश नीति के तत्व अब हम देखते हैं। भारत की जो विदेश नीति है, विदेश नीति क्या होती है, बेसिकली कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे नियम जो कि हम दूसरे यानी कि विदेश क्या, दूसरे देशों के साथ हम अपने संबंध कैसे रखेंगे, यही तो उनका मानना होता है। ठीक है, यानी कि भारत ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंधों की जो नीति बना रखी है वो कैसी बना रखी है। तो हम देखते हैं भारत की विदेश नीति के तत्व। पहला, वसुधैव कुटुंबकम। अब ये तो आप सभी जानते होंगे, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है कि भाई जो भी बोलते हैं ना, जैसे कि जो जो मेहमान होता है वो भगवान का रूप होता है ना, यानी कि जो भी आए उसका वेलकम, ये किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेता, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता, सबके साथ अपने अच्छे संबंध बनाना ही चाहता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक एवं सक्रिय भागीदारी। ये कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में ना फंसे, और यार जाहिर सी बात है कोई भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहेगा, तो ये क्या करता है, बहुत ही सोच समझकर स्वतंत्रता पूर्वक अपने हर विचार को प्रकट करता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर, कि ताकि ये भी अपनी भागीदारी अच्छे तरीके से दिखा सके और बाकी जो सब लोग हैं, बाकी जो देश है, वो भारत की ओर अग्रसर हो सके, भारत के साथ अपने संबंध बना सके। थर्ड है पंचशील। अब पंचशील जो समझौता है वो चीन के साथ किया गया है, कि चीन के साथ जो भारत के संबंध पहले ठीक नहीं थे, उन संबंधों को अच्छा बनाने के लिए ये एक स्टेप है जो कि वहां के चीन के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के सलाह के आधार पर हुआ था, दोनों के ही डिसीजन थे ये,
कि हम एक ऐसे समझौते पर साइन कर लेते हैं, इसमें ऐसी 5 बातें लिखी थी कि भाई अब से हम साथ में क्या रहेंगे, बिल्कुल शांति से रहेंगे, ना मैं तुम पर युद्ध करूंगा ना तुम मेरे पर युद्ध करना। ठीक है। साम्राज्यवाद का विरोध, ये क्या करने लगा है, साम्राज्यवाद का विरोध करने लगा है कि सब कुछ सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, निजीकरण भी होना जरूरी है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल, ये कभी भी युद्ध की नीति नहीं अपनाना चाहता, युद्ध से ये जितना हो सके उतना दूर रहता है, और बस ये यही चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय जितने भी विवाद हैं, या फिर अगर हमारे देश के अंदर की भी बात है, कोई भी विवाद है, तो ये उसे शांतिपूर्ण तरीके से ही हल करना चाहता है। निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण का मतलब है कि भैया शस्त्रों से जितना हो सके उतना दूर रहिए, शस्त्रों के बिना हो सके उतना काम चलाइए, बातें कर कर, सलाह मशवरा कर कर ही आपस में सारी बातों को सुलझा लीजिए। और गुट निरपेक्षता तो हम ऑलरेडी अभी कितना अच्छे से पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की परमाणु नीति। अब भारत की परमाणु नीति, आज के टाइम पर बहुत से ऐसे देश हैं जो कि परमाणु संपन्न है, ठीक है, उनके पास परमाणु बम है, तो भारत भी ऐसा ही देश है जिस पर परमाणु बम है। तो देखते हैं कि भारत की परमाणु नीति क्या है, कि परमाणु बम है तो, लेकिन उससे रिलेटेड ये क्या सोच रखता है, क्या इसके व्यूज हैं, बेसिकली परमाणु नीति में हमें यही बताना है। तो पहला, परमाणु हथियारों का प्रथम प्रयोग नहीं, ये हमेशा से भारत ने कहा है फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब ये परमाणु जब इसने परीक्षण किए थे, कि कभी भी जो मैं अपना परमाणु जो बम है, यानी कि परमाणु जो हथियार है, उसका इस्तेमाल कभी भी पहले नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपनी पावर दिखाने के लिए कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने वाला। अगर कोई दूसरा देश मुझ पर परमाणु हमला करता है तो मुझे अपनी सुरक्षा के लिए फिर इस पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन कभी भी मैं खुद इस चीज के लिए इनिशिएटिव यानी कि शुरुआत नहीं करूंगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुरूप प्रथम प्रयोग नहीं, नीति का प्रयोग, यानी कि मैं अपने खुद के राष्ट्र की सुरक्षा चाहता हूं, इसीलिए, क्योंकि अब देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था, जो हमने फर्स्ट बुक जो कवर की है उसमें भी था कि अगर हम परमाणु हमला अगर कोई करता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसी एरिया पर नहीं पड़ता, उस एरिया के बहुत दूर दूर तक के एरिया पर पड़ता है। इसीलिए क्या बोल रहा है भारत कि भाई मैं अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहता हूं, इसलिए मैं कभी भी इसका प्रथम प्रयोग नहीं करूंगा, और मैं प्रथम प्रयोग नहीं की नीति का ही पालन करता रहूंगा। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध। एनपीटी और सीटीबीटी जैसे भेदभावपूर्ण संधियों का विरोध। अब एनपीटी क्या है, एनपीटी क्या है कि भाई अब हम क्या करेंगे, अपने जो परमाणु अप्रसार संधि इसे बोलते हैं, यानी कि हम परमाणु बम अब इसके बाद उसका प्रसार नहीं करेंगे, यानी कि अब जिसके पास जितने भी परमाणु बम है वो उतने पर ही थम जाएगा, और इसके बाद वो कोई भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, उसके लिए स्टार्ट भी नहीं करेगा। ये एक आप इसे नीति समझ लीजिए, ये है। और एक सीटीबीटी है, इसमें क्या है कि कोई भी अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, क्योंकि परमाणु बम बनाने के बाद उसका परीक्षण भी किया जाता है। तो इसमें लिखा सीटीबीटी का मतलब है कि अब कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, जितना जो होना था वो हो चुका। लेकिन भारत ने क्या करा, एनपीटी और सीटीबीटी दोनों पर ही, इन दोनों संधियों पर ही क्या करा, हस्ताक्षर नहीं करे, और इन दोनों संधियों का विरोध किया, क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि भाई जो देश ऑलरेडी परमाणु बम अपने पास रख के बैठ चुके हैं, जिनके पास ऑलरेडी परमाणु बम है, वो तो बिल्कुल चिंता मुक्त है कि अगर इन केस कोई दूसरा देश उन पर हमला करता भी है तो उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए या फिर उसका जवाब देने के लिए परमाणु बम होंगे। लेकिन ऐसे देशों का क्या जिन्होंने अब तक परमाणु बम बनाए ही नहीं, है ना। तो इसीलिए भारत ने एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए, बल्कि उसका विरोध करा। क्यों? क्योंकि उसे वो भेदभावपूर्ण लगे। नेक्स्ट है शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग, कि भाई जो करूंगा हमेशा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करूंगा, कभी भी अपनी पावर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। सुरक्षा और आवश्यकता के अनुरूप परमाणु हथियारों का निर्माण, कि जब अपनी सुरक्षा की बात आएगी, जब आवश्यकता की बात आएगी, तभी परमाणु हथियारों का ही निर्माण करना मैं शुरू करूंगा, वरना बिन मतलब मैं परमाणु हथियार बनाकर भी नहीं रखूंगा। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कुछ ज्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर लॉन्ग वीडियो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। इसलिए अब मैं इतने ही वीडियो को एंड करती हूँ, और ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगी पार्ट 2 में। थैंक यू।